नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही कम कीमत वाले लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। और वो चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि इस शेयर में वो दमखम है जो आगे जा करके हो सकता है कि एक आकर्षक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला शेयर साबित हो जाए। तो ये जो संभावनाएं हैं वो इस शेयर में छुपी हुई है और इसका सारा दारोमदार इसके आने वाले वर्षों में जो कामकाजी परिणाम होंगे वो सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। तो आइए, बिना देर किए, बिना किसी पहेली को बुझाए मैं आगे बढ़ता हूं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरे पास ठीक ठाक क्वांटिटी शेयर्स की है और मैंने इसको जो है काफ़ी लंबे समय से ख़रीदना शुरू किया था। बाद में मैंने अपनी सारी होल्डिंग जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी थी, लेकिन फिर जो है कंपनी के कामकाज को देखते हुए और उसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए मैंने फिर से थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करना शुरू किया है। ये शेयर और कोई नहीं, ये शेयर, इसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। ये शेयर निवेशकों के बीच में खासा लोकप्रिय है और इसकी पब्लिक होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो खासी अच्छी डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूटेड है और बड़ी संख्या में निवेशक जो है इसके शेयर होल्डर हैं। और इस बैंक की कमान जो है वो वी वैद्यनाथन जी के हाथों में है और वी वैद्यनाथन वही व्यक्ति है जो एक ज़माने में ICICI बैंक में कार्यरत थे और संभावना ये थी कि उनको पूरा रिटेल ऑपरेशन जो है उनके जिम्मे सौंप दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने नया रास्ता चुना, वो कैपिटल फर्स्ट से जुड़ गए। उसके बाद धीरे 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 एक ज़माने में आपने सुना होगा, एक कंपनी का नाम हुआ करता था IDFC। उस IDFC का जब डिमर्जर हुआ तो IDFC कैपिटल जो है वो अलग रही और IDFC फर्स्ट बैंक ये अलग हुआ। बाद में ये दोनों कंपनियां मर्ज कर गई। तो मैं इस शेयर के बारे में आपको बता तो रहा हूं, लेकिन ये किसी प्रकार की न तो निवेश संबंधी एडवाइस है ना कोई रिकमेंडेशन है। आपको जो भी निवेश संबंधी फैसला लेना हो, आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, अपना खुद का होमवर्क करें और उसके आधार पे अपना नफा नुकसान देखते हुए ही कोई फैसला लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस शेयर में ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से इसने मुझे खासा अट्रैक्ट किया? कोविड के दौर में मेरे पास इसकी अच्छी खासी होल्डिंग थी जो मैंने लगभग 11, 12, 13, 14, 15 रुपए के भाव पर ली थी। और जैसे जैसे ये शेयर खासा दुगना तिगुना हो गया, उसके बाद मैंने इन शेयरों को धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दिया। और एक दौर ऐसा आया जब मैंने पूरी तरीके से अपनी होल्डिंग जो है वो ख़त्म कर दी। लेकिन पिछले 1 वर्षों में मैंने जो है इसमें अपनी होल्डिंग फिर नए सिरे से बनानी शुरू की है। ये पूरी तरीके से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या खरीद रहा हूँ, कब बेचूंगा, कब कितना रखूंगा, कब तक रखूंगा, मैं ये बार बार बताना मेरे लिए शायद संभव नहीं होगा। इसलिए आप मेरी बताई हुई या मेरी जो भी रणनीति है उसको कृपया अक्षरशः फॉलो ना करें। तो ये इसमें मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इससे जुड़े हुए सारे पहलू मुझे इंटरेस्टिंग लगे, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो आपके सामने बनाकर पेश किया है। और मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको वीडियो में ज़रूर रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। तो
इस बैंक की कमान जो है वो वी वैद्यनाथन जी जो है एमिनेंट बैंकर, उनके हाथों में रही। और तब से वो इस बैंक को जो है वो बखूबी चला रहे हैं। तब इस बैंक में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनके पास बहुत से बैड कॉरपोरेट लोन्स भी थे और जिनका वसूला जाना बहुत मुश्किल काम हो गया था, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो बुरी तरीके से ब्लीड कर रही थी और कंपनी जो है वो बहुत ही गंभीर वित्तीय संकट में फंस गई थी। लेकिन धीरे धीरे वी वैद्यनाथन जी ने जो है उसमें अपनी एक रणनीति अख्तियार की। वो रिटेल बैंकिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनका जबरदस्त कमांड है इसमें। तो उन्होंने क्या किया कि इस बैंक को उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि जितना जल्दी हो सके 2 साल 3 साल के भीतर इसको कॉरपोरेट अकाउंट लेस बैंक बना दिया जाए, यानी किसी भी कॉरपोरेट को लेंडिंग नहीं दी जाएगी, किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेंडिंग नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने अपनी इस योजना को जब अमली जामा पहनाया तो कंपनी के कामकाज में जबरदस्त सुधार हुआ और उन्होंने मुख्यतः इसको रिटेल लैंडिंग फोकस इंटेंटिटी के रूप में पेश किया और धीरे 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 ये बैंक जो है वो प्रगति की राह पे चल निकला। और वी वैद्यनाथन ने कई बार एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में, टीवी चैनलों से बातचीत में ये साफ साफ कहा है कि मुझे कुछ वर्षों का समय दीजिए, मैं देखिए इस बैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ और इस बैंक को क्या बना देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय का मौका दीजिए, कुछ वर्षों का मौका दीजिए। और कोविड के समय से लेकर के अब तक इन 6 सालों के भीतर वी वैद्यनाथन जी ने इस बैंक को हर मोर्चे पे जो है वो शानदार प्रगति करके दिखाई है, शानदार प्रोग्रेस करके दिखाई है। चाहे वो रेवेन्यू फ्रंट में हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट में हो, चाहे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हो, चाहे कासा रेशियो में हो, चाहे वो ग्रॉस एनपीए में हो, चाहे नेट एनपीए में हो, हर मोर्चे पे जो है, चाहे लोन ग्रोथ में हो, चाहे डिपॉजिट ग्रोथ में हो, हर मोर्चे पे जो बैंक्स के लिए सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट होता है वो होता है इसके लिए कासा रेशियो। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बैंक को जो है अपना प्रोग्रेस करने में मदद मिलती है। दूसरा जो है इसके जो प्रोविजंस हैं वो जितने कम से कम हो, जो क्रॉस प्रोविजंस हैं वो जितने कम हो, नेट प्रोविजंस जितने हो वो जितने कम हो, वो किसी भी बैंक के लिए ये एक एडेड एडवांटेज है और वही ये फैक्टर्स ही बैंक्स के लिए बैकबोन का काम करते हैं। और इन सभी मोर्चों पे जो है जैसा वी वैद्यनाथन जी ने कहा और जो आश्वासन उन्होंने एनालिस्ट को दिया चाहे शेयर होल्डर्स को दिया वो पूरा करके दिखाया। और आने वाले समय में भी वो उम्मीद है कि वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। मानने वालों का तो ये भी मानना है कि 3-4 साल या 5 साल तक अगर कोई इंतज़ार करे और वी वैद्यनाथन जी अगर बैंक की कमान उनके हाथों में रहेगी तो ये बैंक भी एक समय में जो हालत HDFC बैंक की थी या ICICI बैंक की थी या कोटक बैंक की थी उस श्रेणी के बैंक में इसको तब्दील करने की कगार पे हो गए। तो ये एक मेरे हिसाब से मुझे लगा कि जिस बैंक में इतनी संभावनाएं हो और उसकी कमान एक सर्वथा योग्य व्यक्ति के हाथ में है जो रिटेल बैंकिंग फोकस बैंक को रन कर रहा है और जिसकी महारत ही जो है वो रिटेल बैंकिंग में रही है
और जो पूरी तरीके से अपना जीवन ही उन्होंने बैंकिंग के लिए समर्पित कर दिया, तो फिर ऐसे शेयर में कुछ ना कुछ तो है। अब देखिए, अभी जो है, अभी जून 2027 को समाप्त तिमाही जो है, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक ने जो है अपने शुद्ध मुनाफे में 153% का इजाफा किया। अब आप अनुमान लगा लीजिए। रेवेन्यू जो है वो डबल डिजिट से थोड़ी ही नीचे रही। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी अच्छा खासा उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ। ग्रॉस एनपीए उसमें जबरदस्त सुधार आया, और नेट एनपीए उसके अंदर भी जबरदस्त सुधार आया। और बैंकों में पी नहीं देखा जाता, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं देखा जाता है। बैंकों में ये देखा जाता है कि रिटर्न ऑन एसेट्स, जो बैंक की एसेट्स हैं उन पे बैंक ने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इस मामले में भी लगातार सुधार का रुख रखते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आरओए जो है वो लगभग 1% के करीब पहुंच गया है। और वी वैद्यनाथन जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो मार्च 27 को समाप्त वित्तीय वर्ष होगा, इसके अंदर एक या इससे ज़्यादा का आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स जो है उस स्तर को ये पार कर लेंगे। इसके अलावा कंपनी की डिपॉजिट्स, जहां बैंकों को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं डिपॉजिट्स ग्रोथ में, लोन ग्रोथ तभी सफल होगी और फायदेमंद होगी और सुविधाजनक होगी जब डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। तो इस मामले में भी पिछले 5 सालों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो बहुत ही शानदार रहा है। लोन ग्रोथ बहुत ही शानदार रही है। और बीच में जब फाइनेंशियल ट्रबल में था ये बैंक, तो उस समय बैंक ने डिविडेंड देना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर बैंक ने डिविडेंड दोबारा देना शुरू कर दिया है। ठीक है, वो डिविडेंड जो है वो बहुत कम है, वो लगभग 25 पैसे के आसपास है, लेकिन देना कम से कम शुरू तो किया है। और जैसे जैसे बैंक की हालत सुधरेगी वैसे वैसे डिविडेंड का परसेंटेज भी बढ़ेगा, ये उम्मीद तो की जा सकती है। और सबसे बड़ी खूबी है कि इस बैंक का जो फेस वैल्यू है वो लगभग 10 रुपये है। लगभग क्या, 10 रुपये ही है। तो इस बैंक की तमाम ये खूबियां हैं, और इन खूबियों की वजह से जो वी वैद्यनाथन जी की पूरी टीम है, बहुत से लोग कैपिटल फर्स्ट से जुड़े हुए रहे, वो इसमें है शीर्ष पदों पे मैनेजमेंट में, और बहुत से वो कई लोगों को, नए लोगों को भी लाए, और ये पूरी टीम मिलकर के इस बैंक को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में जुटे हुए हैं। अब देखना ये है, अभी तक पिछले 5 सालों में इस बैंक ने बहुत ही सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस की है, और एक गंभीर वित्तीय संकट के मकड़ जाल से स्वयं को बाहर निकाला है। और फिर जो है वो निरंतर अपने कामकाज में जबरदस्त सुधार हर वर्ष प्रति वर्ष जो है ये सुधार ये बैंक दिखाता आ रहा है। अब ऐसे में तमाम जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उन सब ने जो है इस बैंक के प्रति पॉजिटिव रुख अख्तियार किया है।
तमाम बिजनेस एनालिस्ट ने, तमाम जो विदेशी संस्थागत निवेशकों से जुड़ी हुए जो फर्म्स हैं, चाहे जेफरीज हो, चाहे वो CLSA हो, चाहे और दूसरी फर्म्स हो, इंडियन ब्रोकरेज फर्म्स ने, लगभग सभी ने जो है 85 से, इसके क्वार्टर जो ये अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है, इसके बाद सभी ने जो है वो 85 से 100 के ऊपर, यानी 105 के आसपास तक का जो है वो टारगेट दिया है। हाँ, ये शेयर चमत्कार कर सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो लगातार इसने अपने कामकाज में सुधार करके दिखाया है, एक झंझावात, जो वित्तीय झंझावात था, उसमें से निकलने के बाद जो रफ्तार इसने पकड़ी है सुधार की, उससे उम्मीद की जाती है कि जो कुछ भी वैद्यनाथन जी बोल रहे हैं उसमें कुछ दम है, और वो इस जो उन्होंने कहा उसको पूरा करके दिखाने का मानना उनमें है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ, जो मेरी मान्यता है, जो मेरा विश्वास है, या बहुत से जो मजे हुए अन्य निवेशक हैं उनका भी मानना ये है कि अगर कुछ वर्षों तक इसमें निवेशित रहा जाए तो ये जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न का एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा ये दीगर बात है, लेकिन संभावनाओं पे ही दुनिया चलती है, और शेयर बाजार तो वैसे भी संभावनाओं पे ही चलता है। तो मेरी नज़र में जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा नज़रिया है, और जो बहुत से अनुभवी निवेशक हैं जो छोटी कीमतों पे बड़ी संभावनाओं वाले शेयरों में निवेश करते हैं और लंबे समय तक जो है उन्हें छोड़ देते हैं, और वही बाद में उनके लिए कई एक्स रिटर्न जो है वो दे देते हैं, और उनके पोर्टफोलियो की रंगत जो है उसको बढ़ा देते हैं। और मेरी भी सोच लगभग वैसी ही है। मैं तो एक बड़े डिप का और इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए मिलती है कि नहीं मिलती है। बाज़ार में ये संभावनाएं तो हमेशा रहती है। कोई भी शेयर लीनियर फॉर्म में तो ऊपर बढ़ता नहीं है, हमेशा जिग जैग ऊपर नीचे करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। तो मेरा मानना ये है कि जब भी कोई बड़ा डिप मिलेगा तो मैं कुछ और शेयर्स उसमें ऐड करूँगा। अब मेरी अपनी मान्यता है, मेरी अपनी सोच है, और मैं उन अनुभवी निवेशकों से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। तो मैं उस दिशा में पॉजिटिवली सोच रहा हूँ इस बैंक के बारे में। अब देखना ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो कितना सही साबित होता है। एक बार और वीडियो के अंत में मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये मेरी सोच है, मेरी मान्यता है। मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरा अपना नज़रिया है। प्लीज़ मेरे इस नज़रिए को आप न अनुसरण करें उसका, और ये कोई जो कुछ भी मैंने इस शेयर के बारे में बताया ना तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, ना कोई रिकमेंडेशन है। आप प्लीज़ जो कुछ भी है अपने होमवर्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के बताए हुए सलाह के अनुसार जो है वो कोई निर्णय लें, और अपने खुद के नफ़ा नुकसान को देखते हुए कोई भी फैसला करें। उससे मेरा कोई योगदान नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी नज़र में क्या आया, मुझे क्या इंटरेस्टिंग बातें लगी कि जहाँ बैंक में चौतरफा सुधार का रुख जो है वो लगातार 5 साल से कायम है। हाँ, एक बात है, अभी हाल ही में जो है वो कंपनी के साथ कुछ बड़ी अजीबोगरीब घटना घट गई। हरियाणा की एक जो ब्रांच है वहाँ पे जो है वो एक सरकारी अकाउंट जो था उसमें से जो है कई सौ करोड़ रुपए जो है उसका घपला हो गया, वो निकाल लिए गए। और जब पता लगा तो ये शेयर भर भरा कर नीचे उतर आया। उस समय भी मैंने कुछ शेयर्स खरीदे क्योंकि मुझे विश्वास था
कि आईडीएफसी बैंक जो है, इसमें ये एक दो घटनाएं बैंक्स में होती रहती हैं। तो ये कोई रोज़मर्रा की बात नहीं है, ये कभी कभार, वंस इन अ वाइल हो जाता है। अभी वैद्यनाथन जी ने तुरंत सरकार को जो भी पैसा देना था तुरंत बैंक में प्रोविज़न करके वो पैसा दे दिया। उसके बाद इंश्योरेंस से वो जो था वो डिपॉजिट्स का वो मिल गया उनको। अभी जांच चल रही है, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, बहुत से आईडीएफसी के पुराने कर्मचारी थे, बहुत से सरकारी कर्मचारी भी उसमें शामिल थे। अब जांच का अंतिम नतीजा क्या आता है, मुकदमा चलेगा, मुकदमे में क्या फैसला आता है, ये तो बात की चीज़ है। लेकिन वी वैद्यनाथन जी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, बैंक ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, और आगे फिर दोबारा इस किस्म की चूक ना आए, ना हो, इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि बैंक एक फुल प्रूफ मुकम्मल व्यवस्था करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हालांकि मैं इस घटना से घबराया नहीं हूं, क्योंकि मुझे वी वैद्यनाथन जी पे और आईडीएफसी जिस ढंग से काम करता आ रहा है, मुझे उसके परफॉर्मेंस पे पूरा भरोसा है कि आगे भी ये क्रम वी वैद्यनाथन जी के रहते जारी रह सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।